सवाल चाहे सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से, सामाजिक मुद्दों से जुड़े हों या फिर आम जनता की समस्याओं से, इन तमाम सवालों का सामना करेंगे जनता के प्रतिनिधि और इनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरबंस नागू के प्रोग्राम सामना में। नमस्कार, सामना के संख में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस सामना के कार्यक्रम में अलग अलग शख्सियत को हम लाते हैं और नए कुछ आयाम आपके लिए बन जाते हैं। उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मैं एक युवा पीढ़ी के ऐसे युवा का सामना करना जा रहा हूं जो उन्होंने एक नया आयाम दिया है और वो हैं श्री असित कौल। अब असित जी, ये आपने नया आयाम किया और जी के साथ भी कुछ आपने एक बार संबंध किया, फिर फिल्म आपने बहुत अच्छी वहां पर एक डेट विद नाम कैसे कोई फिल्म थी वो आपने बनाई और अब एक और नया आयाम देने जा रहे हैं जो चौंकाने वाला भी है। जो मुझे खबर मिली है कि अब आप अपने मित्र के साथ जो वहां पर कनाडा में एक बहुत बड़ा सेटअप बना रहे हैं और आप तो चैलेंज कर गए हैं कि जो फिल्म अगर भारत में जितने की लागत लगती है उससे कम लागत में लगेगी, हाउ इट इज पॉसिबल और यहाँ तक कैसे सफर पहुंचा? ये एक्चुअली शुरू हुआ था जब मैंने फिल्म्स करना शुरू किया था, तो उस वक्त क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे इस इंडस्ट्री में, तो शुरू करने का मेरे लिए एक ही तरीका था, एक कोर्स कर लिया जाए। तो मैंने बॉम्बे जाकर मुंबई में एक फिल्म डायरेक्शन का मैंने कोर्स किया था। तो उसके बाद जी के साथ एक फिल्म थी ओ माय गॉड, उसमें मैं को राइटर और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वो करने के बाद फिर मेरा कनाडा में एक सेटअप बन रहा था फिल्म का, तो मैं उसके लिए कनाडा गया था उसी एक फिल्म के सिलसिले में। तो वहाँ पर एक फिल्म कंपनी है डैशिंग एंटरटेनमेंट, उनके जो प्रेसिडेंट हैं सुखविंदर, उनके साथ मेरा कांटेक्ट बना। हमारे भारत के हैं? जी, वो इंडियन है जी, ओरिजिन उनका इंडियन है, अब तो कई साल से वहीं है। तो काफ़ी अच्छा, उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ पर सेटअप बना लिया है फिल्म्स का, ज़्यादातर मेन स्ट्रीम फिल्में करते हैं वो। तो वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, मुझे उसके बारे में पता लगा, तो मैंने उनको लिखा फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो हम मिले, वो एकदम डिफरेंट फिल्म के लिए था एक्चुअली, वो डेट विद फेयर के लिए था भी नहीं। तो उस पर थोड़ा काम शुरू हुआ, हमारी वेवलेंथ्स मैच की, वो बड़ा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, राइट? क्रिएटिव फील्ड है, अगर आपकी कनेक्शन नहीं बनता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो जिस फिल्म पे हमने एक्चुअली काम करना शुरू किया, वो फिल्म तो एक्चुअली बनी भी नहीं। और उस वक्त फिर सुखविंदर एक सर्टन तरह की फ़िल्म बनाना चाहते थे, एक मेन स्ट्रीम फिल्म, इंग्लिश फिल्म, जिसका एक सर्टन तरह का सेटअप हो, एक सर्टन तरह की इकोनॉमिक्स हो। तो उसके लिए मनप्रीत और मेरे पास ये स्क्रिप्ट थी, डेट विद फेयर। तो वो सब कुछ एकदम पूरी तरह वर्कआउट कर गया एंड हमने फिर ये फिल्म बनाई। सो मनप्रीत और मैंने वो लिखी, सुखविंदर ने उसे प्रोड्यूस किया, मैंने उसे डायरेक्ट किया एंड बहुत बढ़िया फिल्म बनी। तो उसमें ये था कि इस प्रोसेस में हमने ऐसे बहुत सारे तरीके सीखे, शूट करने के, लोकेशंस के बारे में, जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, और मुंबई में, और वहाँ शूट करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप सर्टन तरीक़ों से शूट करें, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन वो एक सर्टन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करके शूट करें तो ये बिल्कुल सच है, आप एक्चुअली वहाँ पर मुंबई से सस्ते में शूट कर सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी, मैं सामना कर रहा हूँ असित कौल का जी, और एक और कौल है सतीश कौल। हालांकि आपके ऑनरेबल फादर का नाम भी श्री सतीश कौल है जी, मगर एक और सतीश कौल जो इस बॉलीवुड की बड़ी मशहूर हस्ती रहे हैं जी, और पंजाबी फिल्मों के वो एक महानायक के तौर पे उभरे हैं। बिल्कुल। आप भी पंजाब में, आपने भी फिल्म वेलकम टू पंजाब में भी बड़ा अच्छा उसमें लाइन प्रोड्यूसर था किया, और अब एक नई भी कोई फिल्म जो है सुना है कॉमेडियन पंजाबी है, उस पर भी आप तैयारी कर रहे हैं। ये इट इज अ कोइंसिडेंस कि कॉल्स आर एफिलिएटेड विद द पंजाबीज, और पंजाबी में उन्होंने कमाल किया। अब सतीश कौल ने तो बहुत कमाल किया, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं। अब असित कौल पंजाबियों के साथ मिलकर विदेश में, और ज्यादा फिल्में जो पंजाब की वो भी विदेश में बनती, क्या नया आयाम लाने वाले? नहीं, देखिए, जो फिल्म मेकर होते हैं ना, उनकी अपनी एक जर्नी रहती है। मेरी तो वो जर्नी अभी शुरू ही हो रही है, मैं बहुत ही बर्थ स्टेज पर हूँ अभी, सो मैं ज़्यादा
अब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन उनकी एक जर्नी रहती है और वो एक जर्नी के थ्रू चलते रहते हैं। अब वो जर्नी कहाँ जाती है इसको प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इंक्लिनेशन रहती है, जिस तरह की कहानी आपके अंदर से आ रही है, आप उसके हिसाब से काम करते हैं, तो उसी हिसाब से हर एक का एक ग्राफ बनता है। और मैं तो टोटली कहानियों के हिसाब से ही चलता हूँ। जब मैं ओ माय गॉड पे काम कर रहा था, तो जिस तरह की कहानी उस वक्त जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा था वो अलग था। जब मैं डेट विद फेयर तक पहुंचा, वो एक अलग तरह की कहानी थी। अब जिस तरह की कहानियाँ मैं लिख रहा हूँ वो एकदम डिफरेंट तरह की कहानियाँ हैं उनसे। तो आई थिंक ये जर्नी चलती रहेगी। अब इसमें पंजाबी फिल्मों ने देखिए बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री बनाई है, उन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया मकाम हासिल किया है। आजकल कई पंजाबी फिल्में हिंदी फिल्मों से ज़्यादा बजट रखती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बिजनेस करती हैं। तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो बना लिया है। तो अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो लैंग्वेज तो आई थिंक बैरियर होना ही नहीं चाहिए। ये तो आपको तो हर तरह की फिल्में बनानी चाहिए। और आई थिंक पता नहीं किसने ये कहा था कि सिनेमा हैज़ नो लैंग्वेज। राइट। तो बस वही बात है। मगर असित कौल जी, जी, कहा यह जाता है हमेशा, वो फिल्म इनकम्प्लीट होती थी 60-70 के दशक में, 50 के दशक में, जिसका कट ओके साइलेंस कश्मीर घाटी की वादियों में ना गूंजता हो, और बीच में आतंकवाद के संताप से पूरा कश्मीर में माहौल बिगड़ गया। जो एक कश्मीरियत थी उसमें दाग लगने शुरू हो गए, धुंधलानी शुरू हो गई, और वो फिल्म जो एक दुनिया बॉलीवुड इधर घूमती थी वो बंद हो गई, ना के बराबर चली। क्या वजह रही कि विदेश में तो सफलता की मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं, युवा हैं, अभी मैं समझता हूँ बहुत कुछ और नया रिकॉर्ड अब बनाएंगे, मगर जो चीज़ यहाँ से पूरे भारत में कश्मीर की, माना आज स्विट्जरलैंड में भी शूटिंग इस तरह होती है कि कश्मीर को पछाड़ देते हैं, बहुत से ऐसी फिल्में देखेगी, माना विदेश में अब सेटल हो चुके हैं, मगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक से एक अच्छा हमारे पास एक्टर राहुल शर्मा आ रहे हैं, गीटियाँ फिल्म लेकर आ रहे हैं। मदर टंग की हालांकि भाषा कोई नहीं होती इंडस्ट्रीज के, मगर हमारे गल्ला हुइयाँ बीतियाँ, कुग्गी मार उडारी, माँ ने मिलती, और शिवदत्त जी की बात करें, लकीर में जो उन्होंने एक नया आयाम दिया, मगर लगता है ये मन ही मन में पसीज रहे हैं। वजह क्या मानते हैं? देखिए हमने बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ को आई थिंक आपने टच किया इसमें। एक तो ये कि मैं विदेश में सेटल नहीं हूँ, मैं आई थिंक मैं भारत में भी उतना ही रहता हूँ जितना मैं विदेश में। पर ज़्यादा विदेश में रहते हैं। सब प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। देखिए तो जिस तरह की फिल्म बन रही है उसके हिसाब से काम चलता है। हैविंग सेड दैट, वो तो चलिए वो तो छोटी बात है। देखिए आई थिंक जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा दुख इस बात का रहता है कि जब यहाँ पर इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, 80s मिड 80s उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी, अब उस वक्त चलो मैं तो नहीं था लेकिन इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर कोई सेटअप्स बनाए नहीं गए। इसको स्ट्रिक्टली एज अ लोकेशन इस्तेमाल किया गया, एंड वो भी ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ स्टूडियोज़ बनने चाहिए थे तो पंजाब, जैसे पंजाब में बने, बिल्कुल वो निकल गए। एंड वो स्टूडियोज़ डिफरेंट चीज़ों के हो सकते थे। अब अगर हम आज की यहाँ की हिंदी फिल्में आजकल इतनी बार विदेश में शूट करने जाती हैं, तो वहाँ पर कितने सारे इस चीज़ के सेटअप्स बन गए हैं, वहाँ पर टेक्नीशियंस बन गए हैं। टेक्नीशियंस को बढ़ावा मिलता है कि वो चाहते हैं कि और फिल्में आएँ और यहाँ आकर शूट करें ताकि टेक्नीशियंस को काम मिले। अब जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर, जितना मुझे पता है, ज़्यादातर ये होता था कि जो फिल्में आती थी वो अपने टेक्नीशियंस खुद लेकर आते थे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे। बिल्कुल, तो उस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं मिला। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह रही, उस वक्त जब इंडस्ट्री ब्रिमिंग थी तब इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया गया कि यहाँ पर वो सब सेटअप्स बनाए जाएँ। मतलब मैं सिर्फ अगर मेरे फिल्म में एक्टर डिसाइडेड है, मैं बस एक्टर को लेकर पहुँच जाऊँ, सब वहाँ मिल जाएगा। मुझे कैमरा रेंट करने को मिल जाएगा, मुझे सारी वर्ल्ड क्लास लाइटिंग रेंट करने को मिल जाएगी, तो अट्रैक्शन वहाँ आने का काफ़ी बढ़ जाता है। ये तो हो गई एज अ लोकेशन इसको बिल्ड करने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। एंड देखिए मैं तो इस तरह से देखना चाहता हूँ इस चीज़ को कि पिछले टाइम में जिस तरह की सिचुएशंस रही हैं उसके अंदर यहाँ पर इशू बेस्ड फिल्म्स काफ़ी बनी। मैं चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम फिल्में वापस यहाँ पर बने। तो मेन स्ट्रीम फिल्में बनने से देखिए क्या होता है कि वो लोग जो इस जगह से कनेक्टेड नहीं हैं, वो चाहे फिर भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, जब वो फिल्में देखते हैं जिनका इश्यूज से कोई कनेक्शन नहीं है, जो कि मेन स्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म्स एक जगह पर बेस्ड होती हैं, तो उस जगह का परसेप्शन दिमाग में बदलता है।
वो उस जगह को उसी तरह से देखते हैं। तो अभी क्योंकि ज़्यादा इशू बेस्ड फिल्में बनती हैं तो जम्मू और कश्मीर को उस तरह से परसीव किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर इश्यूज़ हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये बदलना ज़रूरी है। उसके लिए मेन स्ट्रीम फिल्में बनाना ज़रूरी है। एक तो ये स्टेप हुआ। दूसरा, जैसे और मेन स्ट्रीम फिल्में आने लगे, यहाँ पर सेटअप्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ के लोकल लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी भी फिल्मों से कनेक्टेड हैं या थिएटर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर लिविंग बनाना बहुत मुश्किल है, तो लोग, मैंने देखा है, छोड़ देते हैं इस फील्ड को। वो ना करें। मुश्किल है, बिल्कुल है। आप 6 दिन इसमें काम नहीं कर सकते तो आप 1 दिन दे दीजिए इसे, आप आधा दिन दे दीजिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए। जब आप कनेक्टेड रहेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ निकल कर ज़रूर आएगा। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही बनी है। परंतु जहां सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं है, जिस तरह स्पोर्ट्स में कुछ टॉप मल्टीनेशनल कंसर्न या हमारे भारत के कंसर्न स्पोर्ट्स को उठा रहे हैं, यहां नहीं है। आप अक्सर, अब जैसे आपने कहा कि अलग अलग आप वहां पर डायरेक्शन जो कर रहे हैं विदेश में, क्या आप युवा पीढ़ी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपका सहयोग इस तरह से हो? सरकार अभी इसके बारे में अलर्ट नहीं हुई है, तो इसमें कुछ छिपी बात नहीं। असित कौल जी, क्या आप जैसे युवा पीढ़ी क्या यहाँ कुछ नया आयाम इनको दे सकती है ताकि यहाँ पर की जो कलाकारी पनपे? माना कि यहाँ पर इतना बड़ा फील्ड नहीं है, पर फील्ड तो है। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि एक फिल्म की इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप जब एक फिल्म बनाते हैं तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस कितनी, स्पेशली जब आप एक सर्टेन लैंग्वेज में फिल्म बनाते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए वो फिल्म बना रहे हैं। तो एक तो वो ऑडियंस कितनी है, दूसरा क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उस ऑडियंस तक ये फिल्म बनाने के, ये फिल्म पहुंचाने के इरादे, कि जिन एरियाज़ में वो रहते हैं, जहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है, वहाँ पर इतने थिएटर्स हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ों को ऑलरेडी बजट में इंक्लूड करना बड़ा ज़रूरी है कि हाँ भी ठीक है, हम अगर इतना इन्वेस्ट करें एक फिल्म में तो इतनी रिकवरी हम कर सकते हैं। सो अगर अब पंजाबी फिल्मों की फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एग्जांपल लिया, मार्केट काफ़ी बड़ी है, ओवरसीज़ में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, तो आज की डेट में वो 3, 4, 5 करोड़ तक एक फिल्म में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो भी रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर पंजाबी फिल्म 20 करोड़ में बने या 25 करोड़ में बने तो वो शायद रिकवर आज ना कर पाए, मे बी इवेंचुअली वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। तो वो एक अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं होगा। ठीक, तो यही ट्रू है हर फिल्म के लिए। अब आपने अगर, इट डजेंट मैटर कि आपकी फिल्म 5 करोड़ की है या 5 लाख की है, अगर आपने 5 लाख रुपए में एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म की जितनी ऑडियंस तक वो पहुंच सकती है उससे सिर्फ 3 लाख की रिकवरी आती है, तो वो एक अच्छा बिजनेस प्रोपोजिशन नहीं है। तो आप जिन मल्टीनेशनल्स की बात कर रहे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए देखिए ये एक बिजनेस है, उनके लिए आर्ट नहीं है। अगर आप उनको दिखा सकते हैं कि इट्स अ मनी मेकिंग प्रोपोजिशन, फिर इन्वेस्ट इन इट, उसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका रीच कितना है। अगर आपका रीच 2 लाख तक का ही है तो आज आपको 2 लाख से कम की ही फिल्में बनानी है, तभी वो एक प्रॉफिटेबल आइडिया है और उसमें तभी कोई इंटरेस्टेड होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई फिर क्रिएटिविटी की, कि अगर आपको यहाँ पर सिनेमा बनाना है, उसे बिल्ड करना है, तो क्या वो लैंग्वेज के परे नहीं, आप साइलेंट फिल्म नहीं बना सकते। यहाँ की कहानी यहाँ पर ही बेस्ड, बिना डायलॉग्स के लिखिए, उससे आपकी रीच बढ़ती है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मतलब कितना उसमें मैं मतलब इसमें कितना स्ट्रेंथ है इस आइडिया में, वो मुझे नहीं पता, बट मैं एक रैंडमली अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं आइडिया थ्रो कर रहा हूँ। तो उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरत है कि भाई ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, मैं इस लिमिटिंग फैक्टर को कैसे ओवर पावर करूँ, कैसे मैं इसको मतलब कैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो लैंग्वेज अगर एक है तो चलिए उसको कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपका लिमिटिंग फैक्टर ये है कि भाई जहाँ पर इस हमारी लैंग्वेज की फिल्म की ऑडियंस है वहाँ पर थिएटर नहीं है, तो क्या हम उस तरह के मोबाइल थिएटर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, जो कि जाकर लोगों को दिखा सकें एक मिनिमल कॉस्ट पे। तो आपकी ऑडियंस बढ़ रही है उस फिल्म की, अगर उन्हें एक फिल्म पसंद आएगी तो अगली बार शायद वो थोड़ा दूर जाकर भी फिल्म देख लेंगे।
देखिए, अब जैसे विदेशों में कई जगह ऐसा है जहाँ पर हिंदी और पंजाबी फिल्मों की इतनी बड़ी मार्केट नहीं भी है, तो वहाँ पर पूरे देश में 1 या 2 थिएटर हैं जहाँ लगता है। लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर से आते हैं वहाँ पर फिल्म देखने। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उस फिल्म में, लेकिन वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है कि देखिए, रास्ते तो होते हैं, लेकिन ये है कि इनमें वक्त लगता है और थोड़ा सा जो है डिलिजेंटली ये किया जाए तो अच्छा है। तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी अगर आ जाएगी इंडस्ट्री में, तो फिर इन्वेस्टर भी आ जाएंगे। और असित कौल जी, आपने खुद अब देखा, आप जिस इस पीढ़ी से हैं, बहुत से हमारे जम्मू के बच्चे बहुत आगे भी बढ़ गए हैं। आप सुनते होंगे, देखते होंगे, उन सभी कभी की वार्तालाप भी होती होगी। कुल मिला के जम्मू कश्मीर के जो हमारी युवा पीढ़ी जो इस तरफ आकर्षित हो रही है, क्या भविष्य है उसका? बहुत उज्जवल भविष्य है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सत्य यह है कि दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। संजीव कपूर एज अ शेफ़ वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स हैं, उन्होंने उसमें एक बहुत बढ़िया करियर बना लिया। तो दुनिया की कोई ऐसी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मेरे ख्याल से सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो फील्ड्स अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के हिसाब से चूज़ करते हैं। अगर आप इस हिसाब से फील्ड चूज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई, इसमें ना स्कोप है आज, तो मैं ये कर लेता हूँ, तो कष्ट ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं था उसमें, आप वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको ये लग रहा था कि चलिए उसमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो एक तो आप कभी उसमें उस पैशन से काम नहीं करेंगे कि वो आपका फर्स्ट लव है ही नहीं, तो आप कभी उसमें वन ऑफ द बेस्ट हो पाए, वो उसके चांसेस थोड़े कम हैं। हो भी सकते हैं, बाकी पता नहीं होता, किस्मत किस तरह से वर्क करती है, लेकिन चांसेस कम है। तो पहली बात तो ये कि फील्ड अगर आप उस हिसाब से चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप 100% देने को तैयार है अपना, 100% से मेरा मतलब सच्चा 100%, वो 100% नहीं कि हम बोल रहे हैं 100% लेकिन दे नहीं रहे, सच्चा 100% जिसमें आप देने को तैयार है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ये इंडस्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो स्कोप की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो मुश्किल है। लेकिन देखिए, जितनी भी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं वो आसानी से तो वैसे भी नहीं मिलती। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस कार्यक्रम में बेबाकी से बात कही और बहुत कुछ इसमें लाभप्रद जो बातें निकल के आएंगी वो सरकार के लिए भी, युवा पीढ़ी के लिए भी, और उनके लिए जो अलग पैशन से कुछ करना चाहते हैं वो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे, एक नया आयाम देंगे। असित कौल जी, मैंने आपका सामना कार्यक्रम में किया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।